गुड इवनिंग टू ऑल। तो डियर, आज हमें डिविडेंड डिसीजन में मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा दिया था, राइट। और जितनी भी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ वो सारी थ्योरी एग्जाम में आई हुई थ्योरी है, ठीक है। तो पूरी वही थ्योरी मैं आपको करवा रही हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है। तो इसमें आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड मींस कि जो कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है, वो किस किस फॉर्म में देती है, कैश के फॉर्म में देगी, स्टॉक के फॉर्म में देगी, किस किस फॉर्म में जो है कंपनी जो है डिविडेंड देती है। तो यहाँ हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इंडिया में जनरली जो डिविडेंड मिलता है वो स्टॉक के फॉर्म में मिलता है और कैश के फॉर्म में मिलता है, राइट। तो इसे हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्म में कंपनी जो है अपना डिविडेंड दे सकती है। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें और फॉर्म की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कैश डिविडेंड की बात हो रही है, ठीक है। कैश डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? कैश डिविडेंड मीन्स ये हुआ कि अगर कंपनी ने अपने मीटिंग में डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है, राइट, तो वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मतलब कैश का मतलब कैश और बैंक को यहाँ एक ही समझा जा रहा है। कैश का मतलब ये नहीं है कि आपको कैश के फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसके रिवॉर्ड के फॉर्म में, उनके इन्वेस्टमेंट के रिवॉर्ड के फॉर्म में कंपनी जो है अमाउंट में उनको डिविडेंड जो है प्रोवाइड कर रही है। यानी कि अगर आपने मे बी कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीदे हो तो आप देखते होंगे कि जिस भी बैंक अकाउंट से आपका डीमैट अकाउंट लिंक्ड होता है उस बैंक अकाउंट में डिविडेंड आता है। कभी गौर किया है जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है? एनीवन जिन्होंने शेयर मार्केट में राइट, तो आपके अकाउंट में जो है डिविडेंड आ जाता होगा अगर आप देखते होंगे तो, ठीक है। कि जब भले ही अभी बहुत कम आता होगा, बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं आता होगा, राइट, लेकिन आप देखते होंगे कि अकाउंट में आपका जो है वो डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं कि अकाउंट में ये जो कैश डिविडेंड है ये आ जाता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिविडेंड। अब दूसरा यहाँ पे क्या है? स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि आपको जो डिविडेंड आ रहा है वो बोनस शेयर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है आपको डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ना देकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर प्रोवाइड कर दे रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि बोनस शेयर किसको कहते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि बोनस शेयर जो है किसको कहते हैं। तो बोनस शेयर का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी आपको अपने एडिशनल प्रॉफिट में से, ठीक है, बोनस शेयर यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ऐसे होता है जैसे सपोज 5:1 पे कंपनी ने बोनस शेयर कर दिया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कंपनी ने सपोज 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू किया। तो 5:1 का मतलब ये हुआ इफ यू हैव 5 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, कंपनी विल गिव यू एडिशनल 1 शेयर, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है? शेयर दे रही है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोनस शेयर क्या होता है, तो बोनस शेयर मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जो शेयर है, ठीक है, वो कौन दे रही है? प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, क्योंकि आप कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं दे देगी कंपनी कि हर एक को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर दे रही है। आप एग्जिस्टिंग
शेयर होल्डर हो, दैट्स वाई कंपनी उस पर कुछ रेशियो रखती है, 4:1 रख सकती है, 2:1 रख सकती है, 5:1 रख सकती है, 1:1 रख सकती है। ठीक है, कि आपके पास ऑलरेडी जितने शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शन में वो आपको इशू कर देगी। यानी कि अगर कंपनी का रेशियो सपोज 5:1 है, इट मीन्स इफ यू हैव 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स आपने कंपनी के खरीद रखे हैं, यू विल गेट 10,000 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें बड़ा फायदा हो जाता है। फायदा क्या हो जाता है, देखो तुम्हारा फायदा ये याद करो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर आप डिविडेंड कैश के फॉर्म में ले रहे हो तो देखा जाए 3 जगह जो है वो आपका टैक्स लग जाता है, 3 जगह टैक्स लग जाता है। एक कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर रही है, दूसरा जब आपको डिविडेंड देगी तो वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जिसको हम बोलते हैं। और आपके हैंड में एग्जम्पशन लिमिट अगर हम छोड़कर देखें तो आपके हैंड में भी जो है कुछ एग्जम्पशन लिमिट्स जो होती है उनको छोड़ने के बाद वो टैक्सेबल होता है। तो एक तरीके से डिविडेंड इनकम आपका टैक्स क्या है, काफी पोर्शन खा जा रहा है आकर। लेकिन बोनस शेयर में आप ये सोचो, आपके पास पहले 50,000 शेयर्स थे, अब आपके पास कितने शेयर्स हो गए, 10,000 और हो गए, तो टोटल अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 60,000 शेयर्स हो गए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बेस जो है बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन ये है कि क्या डिविडेंड को शेयर के फॉर्म में दिया जा सकता है, क्या डिविडेंड को शेयर्स के फॉर्म में दिया जा सकता है। आप बताओ इसका आंसर क्या बोलोगे, आप बताइए इसका आंसर आप क्या बोलेंगे, क्या डिविडेंड को शेयर्स के फॉर्म में दिया जा सकता है। कमेंट क्या बोलोगे, यस और नो, यस बोलोगे, नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, समझ में है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो कंपनी ने क्या करवाती है, कंपनी करवाती है अपने एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी ने करवाई, राइट, एजीएम में, एजीएम में उन्होंने डिविडेंड का जो है प्रपोजल रखा और कंपनी के पास अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को अगर कंपनी मीटिंग में डिक्लेयर कर देती है, डिक्लेयर क्या करती है, डिविडेंड, वर्ड क्या आ गया यहाँ पे, टर्म क्या आ गया, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो डिविडेंड कंपनी को कैश में ही देना पड़ेगा, मस्ट है। अगर कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड ना देकर बोनस शेयर देना चाहती है तो कंपनी उसको डिविडेंड वर्ड ना बोले, उसको डिक्लेयर करे बोनस इशू। ये लॉ में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मीटिंग में, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, ठीक है, लॉ में लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है, अगर कंपनी ने अपनी मीटिंग में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बोला है इस साल हम इतने का डिविडेंड बांट रहे हैं, तो मस्ट है कि कंपनी को कैश में ही देना पड़ेगा, कंपनी को कैश में ही देना पड़ेगा। अगर उसको कैश में डिविडेंड ना देकर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से शेयर्स के फॉर्म में डिविडेंड देना है तो वो उसको मीटिंग में बोनस इशू बोले, डिविडेंड ना बोले। लॉ ने बहुत प्रोटेक्ट किया है आपको कि कंपनी आपके साथ धोखा ना करे। मालूम पड़ा मीटिंग में बोला डिविडेंड, ठीक है, उसके बाद कहा अरे मैं हमारे पास कैश नहीं है, हम आपको बोनस इशू कह रहे हैं। तो कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट बोलता है कि शुरू से ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिल रहा है कि डिविडेंड मिल रहा है। आप ये बोल सकते हो इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, तभी आप कब कहीं पे भी थ्योरी पढ़ोगे लिखा होगा इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की जगह पर, ठीक है। डिविडेंड को बोनस शेयर के फॉर्म में नहीं दे सकते। अगर डिविडेंड आपने डिविडेंड वर्ड बोल दिया इट मींस कि कंपनी को कैश में देना पड़ेगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, और अक्सर पूछा जाता है क्योंकि कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये लाइन लिखी हुई है कि हम डिविडेंड को शेयर्स के फॉर्म में दे सकते हैं तो ये आपकी लाइन रॉन्ग होती है, क्योंकि अगर आपने मीटिंग में
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड वर्ड यूज कर दिया कि हम डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं, तो ये मस्ट है कि कंपनी को कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कंपनी कैश में पेमेंट नहीं करना चाहती है तो डिविडेंड नाम ना दे, वो क्या बोले कि हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो कंपनी मीटिंग में क्या डिक्लेयर कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी लॉ ने पूरी क्लैरिटी रखी है कि कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ खेले नहीं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंपनी के लिए क्या फायदा है? कंपनी के लिए ये फायदा है बेटा कि कंपनी की लिक्विडिटी कम नहीं होगी। भाई तुम्हारे लिए फायदा है, टैक्स बच जाएगा, कंपनी के लिए भी फायदा है, टैक्स बच जाएगा, ठीक है। और कंपनी के यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी कम नहीं होगी, यानी कंपनी के पास अगर मे भी ऐसी सिचुएशन हो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो बहुत है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी इकट्ठा हुआ जो रिजर्व एंड सरप्लस पर प्रॉफिट पड़ा है वो तो बहुत है, लेकिन डिविडेंड बांटने के लिए कैश ना हो, क्योंकि कैश में बांटेंगे तो उतना बैंक बैलेंस कंपनी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर भी दे दिए और उनके यहाँ से जो लिक्विडिटी है, जो कैश है, वो भी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड्स क्या हुआ, प्रॉपर्टी डिविडेंड ये हुआ कि आप जो है पेमेंट जो है किसी एसेट के फॉर्म में कर रहे हैं। मे बी आप डिविडेंड के तौर पे आप इक्विपमेंट दे रहे हो, ठीक है, आपने डिविडेंड के तौर पे कैश फॉर्म में ना देकर इन्वेंट्री दे दिया, आपने रियल एस्टेट दे दिया, तो ये कॉमन नहीं है, आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कि डिविडेंड को आप जो है प्रॉपर्टी के फॉर्म में दे रहे हो। थ्योरेटिकली आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर्टी डिविडेंड हो सकता है, डिपेंड करता है उस देश के कानून पे, कंट्री का लॉ क्या कहता है, कॉर्पोरेट लॉ क्या कहता है। आगे ये बोल रहे हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड। लिक्विडेटिंग डिविडेंड नाम से वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है, जब कंपनी खत्म करनी होती है, कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जाती है, ठीक है, उसके बाद उसका क्या होता है, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन यानी कि कंपनी की सारी एसेट्स को बेचकर कंपनी की लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचा होता है प्रॉफिट में तो वो जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिक्विडेटिंग डिविडेंड तो तभी आएगा जब कंपनी का जीवन समाप्त होने वाला हो, कंपनी को आप वाइंड अप करने वाले हो, खत्म करने वाले हो, तभी इसकी बात आएगी, अदरवाइज इसकी बात नहीं आएगी, राइट। तो ये हमने 4 टाइप्स के डिविडेंड पढ़े, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, प्रॉपर्टी डिविडेंड एंड 4th वन इज लिक्विडेटिंग डिविडेंड, राइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो 4 टाइप्स के हमारे पास जो है यहाँ पे लिक्विडेटिंग डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड इन फॉर्म्स ऑफ बोनस शेयर, ये 4 टाइप्स के आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या टाइप्स आपके दिए हैं, स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जैसा कि आपको कंपनी जो है प्रॉमिस कर रही है, एक मतलब कि डिविडेंड, सपोज मैं कंपनी हूँ, आपने मुझे जो है पैसा आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट, और डिविडेंड के टाइम पे मैं आपको एक सर्टिफिकेट टाइप से लिख कर दे देती हूँ, प्रोमिसरी नोट टाइप से एक बना कर दे देती हूँ कि इसको आप कभी भी जो है लेटर डेट पे कैश के फॉर्म में रिडीम करवा सकते हैं, ठीक है, इतने टाइम बाद, 6 महीने बाद, या मैंने कुछ ऐसा एक टाइम पीरियड बता दिया 3 मंथ्स बाद, आप इस सर्टिफिकेट के बदले जो है आप क्या है, कैश ले सकते हैं। कभी भी आप इस सर्टिफिकेट के बदले आप क्या है, कैश ले सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिप डिविडेंड, कि आपको एक राइटिंग में, स्क्रिप का मतलब क्या हुआ, राइटिंग में एक प्रोमिसरी नोट ड्राफ्ट करके दे दिया है कि इसके बदले आप कभी भी जो है, इसके बदले आप कैश में डिविडेंड ले सकते हैं। स्पेशल डिविडेंड क्या हुआ, स्पेशल डिविडेंड मतलब बहुत ज़्यादा
कंपनी खुश है, उसके पास एकदम से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की भरमार हो गई है, ठीक है, या उसने कोई बड़ी एसेट्स जो है बेची है और उसके पास लिक्विडिटी भी है और साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है, ठीक है, तो रेगुलर डिविडेंड के अलावा अगर कंपनी इसे देना चाहे तो स्पेशल डिविडेंड जो है वो इशू कर सकती है, लेकिन ये स्पेशली होगा, यानी कि बार बार ये रेगुलर वे में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो स्क्रिप डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, तो आपने कितने डिविडेंड देख लिए यहाँ पे? कैश डिविडेंड देखा, स्टॉक डिविडेंड देखा, हाँ जी, डाउट बताइए। स्पेशल डिविडेंड स्पेशली कोई इवेंट हुआ, कंपनी के पास बहुत सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, कंपनी ने कोई एसेट्स बेची है या किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया है, राइट, तो इन दैट केस कंपनी रेगुलर डिविडेंड के अलावा आपको स्पेशल डिविडेंड जो है वो दे देती है, ठीक है, उसको स्पेशल बोलेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है हर साल नहीं होगा, कभी स्पेशली भूले भटके कभी कंपनी ने जो है उसको स्पेशल डिविडेंड कहकर दे दिया, वन टाइम इवेंट है, हर बार हर साल आपका नहीं होगा। रेगुलर डिविडेंड के अलावा स्पेशल डिविडेंड आपको मिल सकता है, राइट, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स के हमारे डिविडेंड हो गए, राइट। इसके अलावा कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइनल और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, राइट। तो फाइनल डिविडेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी फाइनल एजीएम होती है, साल के हर एक साल में कंपनीज एक्ट बोलता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, हर साल कंपनीज एक्ट बोलता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, और कंपनीज एक्ट में प्रोविजन भी दिया है कि कैसे आपका एनुअल जनरल मीटिंग होगा, इसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रोविजंस भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद ही आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जनरली 30 सितंबर तक जो है इसकी डेट आती है, राइट। तो आप क्या करोगे कि सपोज आपका 22-23 है, तो 22-23 का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2023 तक, राइट। अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एजीएम सपोज 1 सितंबर को रखी गई, तो उस 1 सितंबर को वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये कौन सा डिविडेंड होगा, ये आपका फाइनल डिविडेंड होगा, राइट। साल भर के प्रॉफिट में से आपको जो है डिविडेंड दिया जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल डिविडेंड बोलेंगे। ऐसे ही अगर साल के बीच में 2 एजीएम के बीच में, 2 एजीएम्स के बीच में, सपोज लास्ट ईयर जो है एजीएम हमारी 25 सितंबर को हुई थी, ठीक है, 2022 को हुई थी, और इसके बाद नेक्स्ट एजीएम जो है हमारी 1 सितंबर 2023 को हो रही है, राइट। तो 22 में 21-22 के प्रॉफिट से जो है इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया होगा, और 1 सितंबर 2023 को ये 22-23 के प्रॉफिट में से फाइनल डिविडेंड जो है वो दे रहे होंगे। लेकिन इन दोनों एजीएम के बीच में अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीच में आपको कोई फाइनल डिविडेंड के अलावा और कोई डिविडेंड डिक्लेयर और पे किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, राइट। मतलब साल के बीच में दिया गया, या यू कैन से कि साल में जो भी मतलब कि 2 एजीएम है उनके बीच में जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है उसको हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग आपको पता है कॉर्पोरेट लॉ ये बोलता है कि साल में एक बार एक एजीएम, इसलिए वर्ड लगा है एनुअल, ए फॉर एनुअल जनरल मीटिंग यानी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होना मस्ट है, राइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, कौन सा बेटा डिविडेंड, ओके, फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड ये होता है कि हर एक कंपनी में कॉर्पोरेट लॉ ये बोलता है कि साल में एक बार एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होना जरूरी है, ठीक है। तो आपने जनरली देखा होगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है हमारा 31 मार्च, राइट। तो वहां पे एक लाइन कॉर्पोरेट लॉ में लिखी रहती है कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है उसके 6 मंथ्स के
अंडर में एक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, राइट। तो यानी 30 सितंबर के पहले मीटिंग होती है जनरली। तो मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज आपके यहाँ मीटिंग हो रही है 1 सितंबर 2023 को, 1 सितंबर 2023 को, ठीक है। तो 1 सितंबर 2023 में फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2022 टू 2023, राइट। इस ईयर में जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया होगा, 22-23 में जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा, वो उस प्रॉफिट से कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर किस में करेगी, जब उस ईयर से रिलेटेड उसकी एजीएम होगी तो उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, राइट। इसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उसके बाद जो डिविडेंड दिया जाता है उस ईयर के रिगार्डिंग, उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड, राइट। अब ऐसे ही जैसे इस साल अगर मीटिंग 1 सितंबर 2023 को होनी है और पिछली बार मीटिंग जो है 25 सितंबर 2022 को हुई थी, ठीक है। तो इन दो मीटिंग के बीच में अगर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने साल के बीच में, भाई डिविडेंड देना कब चाहिए, एजीएम के टाइम, लेकिन उस एजीएम के अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल के बीच में कोई डिविडेंड दिया था उन दो एजीएम्स के बीच के पीरियड में, सपोज कह सकते हो कि 1 जून 2023 को कंपनी ने जो है डिविडेंड दिया था, या कह सकते हो 1 जनवरी या 20 जनवरी 2023 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड जो है पे किया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। क्लियर, साल के बीच में दिया गया डिविडेंड, 2 एजीएम्स के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी डिविडेंड देते हैं उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसको हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात ये? ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साउंड डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कंपनी में साउंड डिविडेंड पॉलिसी, यानी एक तरीके से कह लो स्मूथ डिविडेंड पॉलिसी अगर कोई कंपनी अपनी रखना चाहती है तो कंपनी को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। साउंड डिविडेंड पॉलिसी आप कैसे कह सकते हो, अरे इस पर्टिकुलर कंपनी की जो है डिविडेंड पॉलिसी बहुत साउंड है, ऑब्वियस सी बात है, साउंड का मतलब स्मूथ है। अब आप ये बताओ, चलो हम ये सब पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप ये बताओ स्मूथ कैसे रहेगा, आप कैसे कहोगे कि डिविडेंड पॉलिसी बहुत स्मूथ है? आप कहोगे टाइमली डिविडेंड मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, अगर पिछले साल 10 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिला था तो इस साल भी 10 रुपीज़ पर शेयर जो है डिविडेंड मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 10 साल तक 10 रुपीज़ ही हर साल डिविडेंड के तौर पे मिल रहा है, आप देख रहे हो ग्रेजुअली जो है डिविडेंड में क्या है, ग्रोथ भी होती रहती है, जिससे मतलब शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट कह लो, ठीक है, इवन कह लो कि वो लॉन्ग टर्म में और इन्वेस्ट करने के लिए पोटेंशियल शेयर होल्डर भी रहते हैं, मतलब कि उन्होंने ऑलरेडी शेयर्स खरीद रखे हैं लेकिन वो आपकी साउंड डिविडेंड पॉलिसी देख रहे हैं तो फ्यूचर में भी आपके और शेयर्स खरीदने के लिए, बाय करने के लिए रेडी रहते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, साउंड डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि साउंड डिविडेंड पॉलिसी के कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, मतलब कि फीचर्स हैं, कैसे कहोगे कि इस कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी बहुत अच्छी है, साउंड डिविडेंड पॉलिसी है, कैसे कहोगे, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि आप ये जजमेंट कर पाओ कि भाई ये साउंड डिविडेंड पॉलिसी है कि नहीं है। जैसा आप जज करते हो कि भाई अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ एक अच्छे टीचर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, आपको कैसी टीचिंग चाहिए, ठीक है, तो आप बताओगे अच्छा ये होना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए, तो आप फीचर्स बताओगे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बात है कि साउंड डिविडेंड पॉलिसी, अच्छी डिविडेंड पॉलिसी आप कंपनी की कैसे कहोगे। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि रेगुलर, पहली बात तो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है,
पहली बात तो रेगुलर। और अमाउंट या परसेंटेज क्या है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड या प्रॉफिट का जो परसेंटेज डिविडेंड पे आउट रेशियो है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज डिविडेंड के फॉर्म में बांटा जाता है उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं या पे आउट रेशियो कहते हैं। वो पे आउट रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है और अमाउंट भी क्या है, रेगुलर है, अमाउंट के फॉर्म में कह लो चाहे परसेंटेज के फॉर्म में कह लो, ठीक है। और टाइमली, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कंपनी जो है वो अपने डिविडेंड को ग्रो भी कर रही है। मे बी हर साल जो है वो 5% ग्रोथ करती है, वो 8% ग्रो करती है, मतलब आपको एक ग्रोथ रेट भी क्या है, कांस्टेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तीसरा ये क्या कह रहे हैं कि भाई कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी जो भी बनाई है वो कंपनी के भलाई के लिए बनाई है। एट द एंड मोटिव क्या होना चाहिए, मुझे बताओ, एट द एंड मोटिव क्या होना चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, सबसे स्टार्टिंग में हमने कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या क्रक्स निकला था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अच्छा वाला गोल कौन सा है, अच्छा वाला गोल कौन सा है, आप कहोगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या निकलता था कि एट द एंड फाइनेंस मैनेजर को ये देखना है कि फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो, फर्म के शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाए, ठीक है। तो आप ये बताओ सॉलिड या साउंड डिविडेंड पॉलिसी आप किसको बोलोगे, सॉलिड या साउंड डिविडेंड पॉलिसी आप तब बोलोगे जब शेयर होल्डर का एट द एंड जो है भला किसका हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो, क्योंकि वही मालिक हैं कंपनी के। तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या है, भला सोचना है, मतलब शेयर्स की वैल्यू बढ़े, ठीक है। ऐसी डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए कि उनके इन्वेस्टमेंट में शेयर होल्डर, तो इन्वेस्टर तो हमेशा चाहेगा कि उसको रिटर्न क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ऐसी डिविडेंड पॉलिसी बनाओ जो शेयर होल्डर की भलाई के लिए हो, भले ही उसको जो है लिक्विड फॉर्म में डिविडेंड ना दो, री इन्वेस्ट करो, लेकिन एट द एंड उसके शेयर की वैल्यू क्या है, बढ़नी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लियर डायरेक्शन। क्लियर डायरेक्शन आपका मतलब कि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट का कितना हिस्सा बांटना है और कितना हिस्सा रोक के रखना है, ठीक है। और अगर रोक के रखना है तो कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, कितना रिटर्न आएगा, उसका एस्टिमेट लगा के रखना है। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो भाई रोक के रख लेते हैं, अगर प्रोजेक्ट आएगा तो देखा जाएगा, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम रोक के रख रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास प्रोजेक्ट है, आएगा देखा जाएगा, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन, ठीक है। कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन का मतलब ये वही जैसे क्लियर डायरेक्शन मैंने बोला, तो ये डिसिप्लिन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपका पैसा है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसमें जो भी कैश फ्लो है, ठीक है, उस कैश फ्लो को कहाँ कहाँ लगाना है। अगर कैश फ्लो का भी आपको ध्यान रखना है ना, बार बार कह रहे हैं केवल अर्निंग से मैटर नहीं होता है, हमारा ये भी मैटर करता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है। एक तो हुआ कंपनी ने कमा लिया, कंपनी ने कमाया बहुत, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, कैश के फॉर्म में नहीं है। कोई जरूरी नहीं है सारी एसेट्स आपके मैक्सिमम कैश के फॉर्म में, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो आपका कैश फ्लो जो आपके पास है, अवेलेबल कैश जो है वो आपका कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि पहले आप देखो अवेलेबल कैश से अदर चीजें पूरी हो जाती हैं। अब आपके पास कैश बचा है तो आप कैश डिविडेंड दोगे, अगर ऐसा नहीं है तो बोनस शेयर दो। अगर कैश की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है तो आप क्या दोगे, बोनस शेयर दोगे, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। वेल मैनेज्ड साउंड डिविडेंड पॉलिसी तब कहलाएगी जब शेयर होल्डर्स का भरोसा उसने क्या है, जीता हो। और लॉन्ग टर्म फोकस, कि जब भी डिविडेंड पॉलिसी आपके डिसाइड की जाएगी तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड पॉलिसी जो है वो डिसाइड की जाएगी। लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स की वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा।